तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जेनी से होती है, जो कि अभी गैराज आई होती है हमारे मेन लीड शेन से मिलने के लिए, क्योंकि सिस्टम ने उसे बताया होता है कि उसकी जियांग फैमिली का असली वारिस कोई और नहीं बल्कि शेन है। और सिस्टम जेनी को ये भी बताता है कि ये नॉवेल वर्ल्ड है और इस नॉवेल का मेन लीड कोई और नहीं शेन है। जेनी फिर यहाँ पर शेन को काम करते हुए देख रही होती है और वो सिस्टम से कहती है कि यानी मैं इस नॉवेल वर्ल्ड की सपोर्टिंग विलन कैरेक्टर हूँ जिसने उसकी आइडेंटिटी ले ली है। तो सिस्टम कहता है कि बिल्कुल सही, 20 साल पहले जब तुम दोनों पैदा हुए थे तो एक्सीडेंटली एक्सचेंज हो गए थे और तभी से ही तुम एक अमीरी वाली पैम्पर्ड लाइफ जी रही हो जंग फैमिली की डॉटर बन के, और दूसरी तरफ शेन 20 सालों से बस मुश्किल वाली लाइफ गुजार रहा है। वैसे तो स्टोरी के हिसाब से 3 महीने बाद तुम्हें ये सच पता लगने वाला था कि शेन असल में जंग फैमिली का असली वारिस है, तो तुम उसे मरवाने की कोशिश करोगी अपने गुंडे भेजकर, पर आखिर सच सामने आ ही जाएगा और फिर जंग अपनी फैमिली में रिटर्न होगा और एक बिजनेस टाइकून बन जाएगा और तुम्हें वो लोग रूथलेसली अपने घर से निकाल देंगे और फिर तुम्हें ल्यूकेमिया की बीमारी हो जाएगी और तुम गरीबी में मरोगी। लेकिन हाँ, मेरे पास एक तरीका है, मैं तुम्हारी लाइफ को बचा सकता हूँ ऐसी ट्रेजिक मौत होने से। जेनी कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि अगर मैं ख़राब फीमेल कैरेक्टर हूँ और तुम मेरे रेस्क्यू सिस्टम बन के आए हो। सिस्टम कहता है कि मैंने अभी जो सारी चीज़ें तुम्हें बोला तुमने अपनी ड्रीम में वो सब देखी हो ना, तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया है तभी तो तुम यहाँ देखने भी आई हो। जेनी कहती है कि लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं इसके साथ एक बेबी करूँ ताकि मैं अपनी जान बचा सकूँ। मेरे हिसाब से अगर मैं कोई ट्रबल ना करूँ और चुपचाप से अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बता दूँ कि ये उनका असली बेटा है, तो मुझे यकीन है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे थोड़ी ना मुझे गरीबी में मरते हुए छोड़ेंगे, तो मैं ऐसी अपनी लाइफ बचा लूँगी। तो फिर सिस्टम उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें फ्यूचर में ल्यूकीमिया की बीमारी हो जाएगी और तुम्हारी जान सिर्फ तुम्हारे और शेन के बच्चे की वजह से हो सकती है। लेकिन फिर भी जेनी इस चीज़ के लिए मान नहीं रही होती है, पर तभी जैसी वो देखती है कि शेन उसकी गाड़ी क्लीन करने आ रहा है तो वो विंडो बंद कर लेती है और उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि वैसे ये इतना हैंडसम है तो हमारे बीच कुछ होना इम्पॉसिबल तो नहीं है। फिर शेन उसे बता देता है कि क्लीनिंग का 30 युआन हुआ और वो जा रहा होता है तो जेनी कार से बाहर निकलती है और यहाँ पर सारे लड़के उसे देखने लग जाते हैं और जेनी शेन से कहने लगती है कि क्या तुम फ्री हो मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। तो फिर वो उसे साइको बोलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ये उसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी और पहले तो हाफ डिपॉजिट पे कर दूंगी और अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो फिर बोनस भी मिलेगा। शेन कहता है कि फिर तो कितना अच्छा ऑफर है और वो स्मोक करने लग जाता है। तो वो कहती है कि 10,000 कट। वो उसकी सिगरेट फेंक देती है और कहती है कि मुझे स्मोक की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर शेन भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है फिर कहाँ चले। तो सूजी उसके क्लोज आती है और कहती है कि तुम्हारे घर पे। शेन उसे फिर अपने साथ अपने घर पे ले आता है और पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुम यहाँ पे करना चाहती हो। तो सूजी अपने पर्स में से बहुत सारे पैसे निकाल के रखती है और कहती है कि मैं श्योर हूँ। तो फिर वो कहता है कि मैं शावर लेके आता हूँ। फिर जेनी को यहाँ रिग्रेट हो रहा होता है, वो सोच रही होती है कि मुझे शायद पहले उसे फिजिकल एग्जाम के लिए लेकर जाना चाहिए था। तो सिस्टम कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं बता सकता हूँ कि शेन बिल्कुल अपनी अच्छी हेल्थ में, वो तो हाई स्कूल टाइम से ही यहाँ पर काम करने आ गया था और काम के अलावा वो कुछ भी चीज़ नहीं करता है। तो जेनी सिस्टम को चुप कराती है और कहती है कि अभी तुम जाओ यहाँ से और अभी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, समझे। तो फिर वो उसे ओके बोलकर गायब हो जाता है। फिर इतने में यहाँ रूम में शेन आया होता है तो जेनी उसे देखती नर्वस हो रही होती है। शेन कहता है कि अच्छा तो तुम नर्वस हो रही हो। तो कहती है कि वो तो होंगी ना क्योंकि तुम एक्सपीरियंस नहीं हो, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो शेन कहता है कि फिक्र मत करो यंग लेडी, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और फिर दोनों ही किस करते हैं और साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपनी सोच में होती है कि सच में उसका फर्स्ट टाइम ही था। तो सिस्टम वापस आकर उसे बात करने लगता है कि वो सच में इतना फिजिकली फिट है और हर काम में इतना एक्सपर्ट है। यानी उसे चुप कराती है और कहती है कि तुम वापस जाओ। फिर यहाँ पर जैसी चैन आता है तो पूछता है कि तुम जा रही हो। तो कहती है कि हाँ लाओ हम लोग अपना वीचेट शेयर करते हैं और फिर वो उसे उसकी बाकी की पेमेंट ट्रांसफ़र कर देती है और उसकी कहती है कि तुम्हारा ये गद्दा बहुत ज़्यादा हार्ड था तो अच्छा रहेगा कि तुम इसे चेंज कर दो। तो कहता है कि फिर उसका अलग पैसा लगेगा। जेनी जैसी यहाँ जाने को करती है तो वो गिरने वाली होती है तो फिर वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ के आता हूँ। तो मना करती है कि मैं खुद चली जाऊँगी, पर शेन फिर भी उसे उठा लेता है और कहता है कि आफ्टर सेल सर्विस है। तो वो सोचती है कि सच में मॉम डैड तो इतने सीधे हैं लेकिन उनका ये बेटा देख लो। फिर जैसे दोनों बाहर आते हैं तो कहती है कि अब उतारो मुझे। शेन कहता है कि दोबारा अगर इतना अच्छा मौका देना हो तो मुझे ज़रूर याद रखना। जेनी फिर यहाँ से जा रही होती है और सोच रही होती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम कभी ना आए, और वो चली जाती है। तभी इतने में यहाँ पर शेन के पास उसका फ्रेंड आया होता है और वो बड़ी खुशी खुशी उससे पूछ लगता है कि मैंने सुना कि गैराज में आज एक ब्यूटीफुल लड़की तुझसे मिलने आई थी। तो ये कहता है कि हाँ, उसने मुझे 1 लाख देने का ऑफ़र दी कि मैं उसके साथ नाइट स्पेंड करूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है क्या सच में, या फिर तू कुछ ज़्यादा ही बड़ाई मार रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनी को सिस्टम इस बारे में कह रहा होता है कि शेन इतने देर तक तुम्हारी कार को देख रहा था पीछे से, तो लगता है तुम उसे बहुत पसंद आ गई हो।
जेनी कहती है कि उसे बस मेरा पैसा पसंद आया और आखिर मेरी कार इतनी ज़्यादा मिलियंस की है तो उसे क्यों लालच नहीं आएगी। तो सिस्टम कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल गलत समझती रहती हो। फिर जेनी कहने लगती है कि आज मैंने डैड का टूथब्रश लेकर आई थी और अभी मैंने शेन का कुछ बाल भी चुपके से ले ली थी, तो अब मैं अभी टेस्टिंग एजेंसी जाऊँगी और उन दोनों का DNA टेस्ट रिपोर्ट करवाऊँगी। मुझे कोई ये नॉवेल वर्ल्ड पर यकीन नहीं है, मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो सिस्टम कहता है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया मैंने जो भी सारी चीज़ें बताया था वो तुम्हारी लाइफ का एक्सपीरियंस था कि नहीं, और तुम्हें ड्रीम में आगे के फ्यूचर के बारे में भी पता चल गया ना। तो जेनी कहती है कि क्या पता वो सब तुमने बनाए होंगे। तो सिस्टम हार मान जाता है कि उसे वो समझा नहीं सकता। फिर इसके बाद रिपोर्ट आने वाली होती है और जेनी पहले से विश कर रही होती है, पर फिर आखिर में उसे रिपोर्ट देखने के बाद शौक लगता है कि शेन सच में उसके मॉम डैड का बेटा है। वो शौक में होती है और सिस्टम आकर उसे कहने लगता है कि अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेनी कहती है कि इसका ये मतलब है कि जो मैंने इतने सालों से इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय करी हूँ वो मेरी नहीं बल्कि शेन की होनी चाहिए थी, और यानी मैं उसकी जगह उस रिपेयर शॉप में काम कर रही होनी चाहिए थी। ऐसा बोलते हुए रोने लगती है। तो सिस्टम कहता है कि तुम एक लड़की हो तो थोड़ी ना तुम रिपेयर शॉप में काम कर रही होती, तुम फैक्ट्री में काम कर रही होती। तो जेनी उसे चिल्लाती है कि क्या ये पॉइंट है कोई, तुम अब चुप बैठो, बस अब कुछ ही महीने में शेन की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और मेरे पेरेंट्स को पता लग जाएगा। तो सिस्टम कहता है कि इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ बदल देना होगा और शेन के साथ बेबी करोगी तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो पाएगी, तो वापस से उससे मिलने जाओ। तो फिर जेनी शेन को मैसेज कर रही होती है कि तुम कहाँ पर हो। फिर वो सिस्टम से कहती है कि तुम डायरेक्टली मुझे उसका एड्रेस बता दो, मैं अब भी उससे मिलने जाऊँगी। फिर वो जैसे ही अपने रूम से बाहर निकल के यहाँ लिविंग रूम में आती है तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। जेनी फिर यहाँ अपने डैड के फ्रेंड के बेटे जो को देखती है और सोचती है कि लगता है मॉम डैड मेरी इसके साथ बिजनेस मैरिज करने का प्लान कर रहे हैं। तो जेनी सोच रही होती है कि सिस्टम ने उसे फ्यूचर में होने वाली चीज़ के बारे में सपना दिखाया था जिसमें उसने देखी थी कि कैसे जब ये एक्सपोज हो जाएगा कि वो अपनी असली फैमिली की डॉटर नहीं है, तो वो जो की हेल्प लेने के लिए गई थी। तो उसे पता चला था कि जो तो उल्टा उसे चीट कर रहा था और उसका तो उसके सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था, और वहाँ पर जोस की बेइज्जती करने लग गया था कि मैं तुम्हारे साथ पहले इसलिए था क्योंकि तुम जंग फैमिली की डॉटर थी, लेकिन अब तुम बस एक फेक डॉटर हो तो मेरे लिए कोई मायने नहीं हो। और फिर उसने सेक्रेटरी गार्ड को बोलकर उसे बाहर निकलवा दिया था। जेनी इस बारे में सोच कर गुस्सा हो रही होती है। तभी उसकी मॉम कहने लगती है कि यहाँ पे बैठो। तो जेनी कह रही है कि मॉम मुझे ज़रूरी काम है, और वो तुरंत ही चली जाती है। तो जो कहता है कि आंटी कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत हो, मुझे यकीन है कि मैं जेनी को खुद को पसंद करवा ही लूँगा। तो जेनी सब सुनकर सोच रही होती है कि कितना एक्टिंग कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि शेन यहाँ अपना बारबेक्यू स्टॉल पे काम कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि जेनी का उसे मैसेज आया था। इतने में वो पहुँच जाती है और कहती है कि तुमने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिए। तो फिर वो कहता है कि मैं काम में बिजी था तो मैंने फ़ोन नहीं देखा था। तो फिर ये पूछ रही होती है कि तुम कब तक फ्री होगे। तो कहता है कि कम से कम आधा घंटा लगेगा। जेनी कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, और वो जाकर बैठ जाती है। तो शेन उसे कोल्ड ड्रिंक देने जाता है, और तभी हम देखते हैं कि जो अपनी कार से यहाँ आया होता है और वो जेनी और शेन को साथ देखकर उनकी फ़ोटोज़ लेने लगता है। और फिर शेन अपना काम में बिजी होता है। तभी इतने में उसका फ्रेंड उससे मिलने आया होता है और कहने लगता है कि अरे ये वही ब्यूटीफुल लड़की है ना जिसके बारे में मैंने सुना था, सच में कितनी ब्यूटीफुल है ये, और ये तेरे पीछे पागल है। तो शेन कहता है कि वो बस शायद मेरे साथ टाइम पास करने आई है। फिर जो भी यहाँ पर आके बैठ रहा होता है तो जेनी उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि देखो ऐसी जगह तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है तो यहाँ पर मत आया करो। जेनी उसे कह देती है कि तुम्हें मेरे मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहता है कि नेक्स्ट वीक शायद हमारी इंगेजमेंट होने वाली है तो तुम्हारे सारे मैटर मेरी तो होंगे। वो उसे मना कर रहा होता है कि ये कोल्ड ड्रिंक मत पियो, ऐसी ख़राब कोल्ड ड्रिंक तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। वो उसे उठाने जा रहा होता है तो शेन आकर उसका हाथ रोक देता है और उससे पूछता है कि मिस्टर तुम क्या ऑर्डर करना चाहोगे। जो कहता है कि कुछ नहीं। तो शेन कह रहा होता है कि फिर हटो यहाँ से और ये जगह किसी और को दो। तो जो चिल्लाता है कि तुम आखिर मेरी फियांसी से मुझे बात नहीं करने दोगे और मुझे यहाँ से हटाना चाह रहे हो। वो उसके यहाँ पर चेयर भी तोड़ देता है और फिर टेबल भी। तो शेन इससे गुस्से में पंच मारने जाता है। जो कहता है कि मारो मुझे, फिर देखना मैं तुम्हें दोबारा यहाँ पूरे सिटी में स्टॉल नहीं लगाने दूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम बस ये बारबेक्यू स्टॉल लगाने वाले हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें लगता है जेनी तुम्हें सच में इंटरेस्ट ले रही है। वो बस यहाँ पर आकर अपना टाइम पास कर रही है, समझे। तो जेनी यहाँ कोल्ड ड्रिंक उठा के लाती है और वो जो के मुंह पे फेंक देती है। तो जो चिल्लाता है कि ये किसने किया। जेनी कहती है कि मैंने करी हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ मैरिज के लिए मैं मानी नहीं हूँ, और अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर ठीक है मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलती हूँ। तो जो सोचता है कि अगर ये मैटर पुलिस स्टेशन तक गया तो फिर उसकी और जेनी की जो बिज़नेस मैरिज है वो भी टूट जाएगी। वो जाने के लिए मान जाता है। तो जेनी कहती है कि रुको, तुमने जो तोड़फोड़ करे हो पहले उसका भरपाई तो करो। वो शेन से डैमेज कॉस्ट पूछती है तो शेन 1000 बताता है। तो जेनी फिर जो से कहती है कि चलो जल्दी से पे करो। तो फिर वो पे कर देता है और शेन से कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूँगा, और यहाँ से चला जाता है।
फिर शन सोच रहा होता है कि सूजी ने लगता है बस अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर इस मैरिज को तोड़ने के लिए यहाँ पर मेरे पास आई थी, मेरा टूल की तरह यूज़ करने के लिए। तभी सूजी उसे कहती है कि क्या अब तुम्हारा हो गया तो चलो फिर। तो कहता है कि बस सारा क्लीन अप कर लेता हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैं सब क्लीन अप कर लूँगा, तुम जाओ अपनी ब्यूटी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। तो फिर शैन यहाँ से जेनी के साथ चला जाता है और उसे फिर हेलमेट पकड़ाता है। तो जेनी उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम दिन में रिपेयर शॉप में काम करते हो और रात में यहाँ स्टॉल लगाते हो, तो क्या तुम्हें पैसों की कमी है? तो कहता है कि हाँ, बहुत पैसों की कमी है। जेनी कहती है कि ठीक है, फिर मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने के मौके दूंगी। तो कहता है कि फिर तो तुम्हारा बहुत थैंक यू है। वो उससे अपने साथ घर ले आता है और कहता है कि मैं कुछ स्नैक्स लेकर आया हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए गर्म करके लेकर आता हूँ। जेनी खुश हो जाती है और फिर वो बारबेक्यू खा के तारीफ़ करती है कि बहुत अच्छा बना है। शन कहता है कि मैं शावर लेके आता हूँ। वो जैसे अपनी टी शर्ट उतारता है तो ये उसके बैक पे चोट के निशान देख लेती है और पूछती है कि ये सब निशान कैसे है। तो फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शैन जब छोटा था तो उसके डैड कैसे उसकी सिस्टर को मारने हो करते थे, तो फिर वो उन्हें बचाने लगता था और ये चोट तभी उसे आई थी। पर शैन जेनी को कहता है कि मैं बचपन में फ़ाइट करता था ना, तो तभी चोट लग गई। और फिर वो शावर लेने चला जाता है। जेनी इस बारे में फिर सिस्टम से पूछती है कि क्या वो सच बोल कर गया है। तो सिस्टम कहता है कि बिल्कुल नहीं। शैन के डैड बचपन से ही लड़का लड़की में फ़र्क करते थे और वो उसकी दोनों सिस्टर को मारा करते थे। तो शैन अपनी सिस्टर को बचाने के चक्कर में अपने डैड से मार खा लेता था और तभी उसे सारे चोट के निशान आ गए। जेनी कहती है कि उसकी फैमिली तो मेरी रियल फैमिली है, यानी अगर हमारी आइडेंटिटी बचपन में ही चेंज ना हुई होती तो ऐसी टाइप की फैमिली में मैं होती और मैं वहाँ पर मार खा रही होती। तो सिस्टम फिर जेनी को बताने लगता है कि हाँ, तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारे मॉम डैड ने यही प्लान करे थे कि अगर उनको लड़की हुई तो वो लोग जाकर उसे विलेज में फेंक देंगे। पर कोइंसिडेंटली उन्हें वहाँ पर शैन के मॉम डैड मिल गए और जब शैन पैदा हुआ तो फिर उन लोगों ने शैन और तुम्हें एक्सचेंज कर दिए। जेनी तो ये सुनकर ही अपसेट हो जाती है। तभी इतने में शैन आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा खाकर हो गया? तो फिर हम दूसरा काम करते हैं। फिर रात में जेनी काफ़ी परेशान हो रही होती है क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही होती है। तो शैन देखता है कि लाइट चली गई है, तो फिर वो उसे पेपर से ही हवा देने लगता है और सोचता है कि आखिर ये रिच फैमिली की लड़की यहाँ पर आकर उसके साथ क्यों सफ़र कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी जेनी की नींद खुलती है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर हो। तो जेनी बहाना करती है कि मैं कल रात अपनी रूममेट के घर पे रुक गई थी, हम सभी लेट नाइट ड्रिंक कर रहे थे और बारबेक्यू खा रहे थे, तो फिर इतना लेट हो गया पता ही नहीं चला। तो वो कहती है कि ठीक है, अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। फिर यहाँ पर शेन जेनी को उसके कपड़े ला कर देता है और कहता है कि उसने उसके लिए वॉश कर दिए। वो काफ़ी शाय होती है और फिर रेडी होने के बाद वो बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। वो बताती है कि मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दी हूँ। तो शन दिखता है कि इस बार उसने उसे 1.5 लाख दिए। तो वो कहता है कि इस बार ज़्यादा मिले, लगता है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो जेनी कहती है कि ये मैंने इसलिए ज़्यादा दी हूँ क्योंकि तुम्हारा इतना मुश्किल टाइम चल रहा है, तो बस तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। वो उसे कहती है कि वैसे तुम्हारे घर में एसी नहीं है तो मेरे लिए नेक्स्ट टाइम एसी लगवा, मैंने ऑलरेडी ख़रीद चुकी हूँ, बस तुम्हें इंस्टॉल करना होगा। फिर टैक्सी आ जाती है और जेनी उसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शैन अपना काम में बिजी हो जाता है और फिर वो सोचता है कि उसे जेनी के लिए एक अच्छा फर्नीचर और एसी ख़रीद लेना चाहिए क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अमीरी लाइफ चाहिए, तो आखिर वहाँ पर परेशान कैसे होगी। फिर जेनी अपने घर पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि जो यहाँ पहले से आया हुआ है और वो उसकी मॉम डैड को उसके और शैन के बारे में बता चुका होता है। तो मॉम फिर इस बारे में जेनी से पूछ रही होती है कि जो ने कहा है कि तुम किसी गरीब लड़के के साथ बाहर घूमते रहती हो जो कि लफंग है। जो कहता है कि अंकल आंटी कोई बात नहीं, ये अभी यंग है ना, तो ये सब हरकतें कर सकती है। मुझे तो गुस्सा उस लड़की पर आ रही है कि वो हमारी जेनी को ख़राब करना चाहता है। फिर डैड भी गुस्सा आने लग जाते हैं और जेनी से पूछते हैं कि आखिर तुमने अभी तक कल रात वाले कपड़े क्यों पहनी हुई हो और तुम अभी क्यों आ रही हो, हमें पता है तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। वो तो अच्छा हुआ जो ने हमें सब बता दिया। वो कह देते हैं कि अब तुम्हारी जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाती तुम घर पे रहोगी। तो फिर जेनी का आइडिया आता है और वो तुरंत ही अपने नकली आंसू निकालते हुए झूठा रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मॉम डैड आपने मेरी तो एक बात भी नहीं सुने और इस झूठे के ऊपर सब कुछ बिलीव कर लिए, ये जो भी सब कह रहे हैं ना सब झूठ है, इसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। तो फिर मॉम पूछती है कि ये तुम पर इल्ज़ाम क्यों लगाएगा। तो जेनी बताती है कि क्योंकि मैंने इसे और इसकी सेक्रेटरी को अफेयर करते हुए पकड़ ली थी, तो इसे समझ गया कि अब हमारी बिजनेस मैरिज तो ख़राब हो चुकी है, तो इसने जानबूझ के फिर मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। तो जो कहता है कि बकवास मत करो। जेनी फिर कहती है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ और वो सब बताने लगती है कि तुम्हारी वो जो सेक्रेटरी है उसके पास महंगे महंगे कपड़े बैग्स वगैरह कैसे आए, उसकी तो सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और ना फैमिली कंडीशन अच्छी है।
उसे सब कुछ तुमने दियो। जो मान नहीं रहा होता है तो यहाँ पर जेनी के डैड उसे चिल्लाते हैं, तो जो जल्दी से शैन और जेनी की सारी फोटोज उसके मॉम डैड को दिखाने लगता है और कहता है कि आप ही लोग देख लो, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मॉम डैड फिर जेनी से कहते हैं कि यानी ये सब सच कह रहा था। जेनी कहती है कि आप सच में मुझे मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, वो बस मेरा फ्रेंड है। जो कहता है कि अच्छा बस फ्रेंड है और तुम उसके साथ बाइक पे घूम रही थी। जेनी कहती है कि तो क्या हो गया, तुम भी तो अपनी सेक्रेटरी के साथ घूमते रहते हो। फिर वो कहती है कि मॉम डैड मैं आप लोग को सच बताती हूँ, असल में जानबूझ के मैं अपने फ्रेंड के साथ घूम रही थी क्योंकि मुझे इसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़नी है। तो डैड कहते हैं कि पहले ही मैंने तुम्हें इस बिजनेस मैरिज के बारे में पूछा था तो तुमने हाँ बोली थी। तो जेनी कहती है कि क्योंकि मुझे पहले इसकी असलियत नहीं पता थी। फिर यहाँ पर जो अभी भी नाटक कर रहा होता है कि जेनी तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है, मेरा और मेरी सेक्रेटरी का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जेनी के डैड फिर जो से कह देते हैं कि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे और अगर ये बात सच निकली ना तो वो अपनी बेटी के साथ उसकी शादी तोड़ देंगे। फिर जेनी यहाँ से अपने रूम में चली जाती है और जो सोच रहा होता है कि तुम्हारा उस लड़के के साथ चाहे जो रिलेशन हो, अब तो मैं उसे डिसेबल करवा दूंगा, फिर वो कोई काम का नहीं बचेगा और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होंगी। और फिर हम देखते हैं कि जो के भेजे हुए गुंडे यहाँ शैन को मारने पहुंच जाते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हारे पैर तोड़ने के हमें पैसे मिले, आज तुम बचोगे नहीं। तो शैन फिर उनसे फाइट करने लग जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी यहाँ इसी बारे में सोच रही होती है कि जो की वजह से सब खराब हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि उसके मॉम डैड को ज़्यादा शक नहीं हुआ है। वो सोचती है कि इतनी ईजीली तो वो लोग उसे शैन के साथ डेट करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, तो वो शैन से अभी मिल नहीं सकती है। और फिर वो शैन को मैसेज कर देती है कि अगर कोई भी उससे उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछने आए तो वो बस ये कह दे कि वो लोग नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शैन को, जो कि इन सारे गुंडों को फाइट करने के बाद काफ़ी चोट खा चुका होता है और वो जेनी का मैसेज देकर उसे ओके सेंड कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी अपना टेस्ट करती है और वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई होती है। तो सिस्टम उसे समझाने लगता है कि उसे वापस से शैन से मिलने जाना चाहिए। जेनी फिर अपने रूम से बाहर निकलती है तो उसकी मॉम उसे बताने लगती है कि उसके डैड ने ऑलरेडी जो के बारे में सब इन्वेस्टिगेशन कर ली और पता लगा है कि जो का तो उसकी सेक्रेटरी के साथ बहुत टाइम पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और वो जो गिफ्ट और उसने लग्जरी चीज़ें उसे दिया था वो तो बस ब्रेकअप गिफ्ट था, तो इसलिए अब गुस्सा होना छोड़ दो, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। जेनी कहती है कि मुझे तो वो बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा है। मॉम फिर उसे समझाने लगती है कि जो इतना बुरा नहीं है तो वो उसके साथ और बात करने का ट्राई करे। तो जेनी कहने लगती है कि मॉम घर में रह कर मैं बोर हो गई हूँ तो मुझे बाहर जाना है। तो फिर उसकी मॉम मान जाती है और कहती है कि लेकिन वो ओवरनाइट नहीं रुक सकती है। तो जेनी फिर खुश होकर कार में बैठती है और तभी वो शैन को कॉल लगा रही होती है, पर उसका फ़ोन एक लड़की उठाती है और वो पूछ रही होती है कि क्या शैन से कुछ काम है तो मुझे बता दो। जेनी फिर गुस्से में कॉल कट करती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि सिस्टम तुमने तो मुझे बताया था कि पहले उसका कोई भी रिलेशन नहीं रहा है, तो ये कौन सी लड़की थी। सिस्टम कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। जेनी फिर गुस्से में शैन को ढूंढने के लिए उसकी स्टॉल के पास पहुंचती है और शैन के फ्रेंड से पूछती है कि शैन कहाँ पर है, उसे तो पैसों की कमी रहती है ना, तो वो आज यहाँ पर क्यों नहीं है। तो फिर ये सब बता देता है कि तुम्हें पता नहीं है शैन को इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी और अभी वो हॉस्पिटल में। तुम्हारा वो जो फियांसी है जो, उसने ही अपने गुंडे भेजा था शैन को मारने के लिए। ये सुनकर वो शॉक होती है और फिर पूछने लगती है कि वो कौन से हॉस्पिटल में, और फिर तुरंत यहाँ वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है। तभी यहाँ पर शैन के बाजू में जो लड़की खड़ी होती है वो पूछने लगती है कि तुम ज़रूर जेनी होंगी ना, मैं शैन की बड़ी सिस्टर हूँ। तो ये सुनकर जेनी को फिर क्लियर होता है कि असल में शैन का कॉल उसकी बड़ी बहन ने उठाई थी। फिर वो उसे बात करने के लिए बाहर लेकर जाती है और तुरंत ही नील डाउन होकर उसे थैंक्स करने लगती है और बताती है कि कैसे उसके डैड ने अपना जुआ खेलने के लिए किसी बंदे से उसकी शादी करवाने के लिए उसे बेच दिए थे और उसे पूरे 3 लाख दे दिए थे। तो शैन ने फिर अपनी सिस्टर को उससे बचाने के लिए उसे 3 लाख रिटर्न करने के लिए बोल दिया था। उसके पैसे ही वो जमा कर रहा था और वो जेनी को थैंक्स करती है और कहती है कि मुझे पता लग गया कि मेरे ब्रदर को तुमने पैसे दी थी, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है, नहीं तो वो ओल्ड मैन मुझे भी अपनी पिछली वाइफ की तरह मार देता। वो कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं और मेरा भाई मिलके एक्स्ट्रा जॉब्स करके तुम्हारे पैसे तुम्हें रिटर्न कर देंगे। तो जेनी कहती है कि पैसा इतनी जल्दी देने की ज़रूरत नहीं है और फिर वो अंदर शैन को देखने जाती है और फिर यहाँ जेनी को शैन की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है और वो सोच रही होती है कि इसे तो अपनी अमीरी लाइफ में रहना चाहिए था, पर इसके साथ इतना बुरा हो रहा है, ये इतनी गरीबी लाइफ में सफ़र कर रहा है। और जो की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने शैन को मारने की कोशिश की। जेनी फिर यहाँ पैसों का कार्ड रखने जा रही होती है तो शैन तुरंत ही उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, गलती मेरी है, जब मुझे पता था तुम्हारा फियांसी है तो मुझे तुमसे टच में नहीं रहना चाहिए था। जेनी कहती है कि मैं कोई इसके लिए सॉरी नहीं बोल रही थी। तो फिर वो कहता है कि फिर क्या बात है। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें मेरे पैसे नहीं चाहिए ना, तो अब मैं कोई और तरीके से तुम्हें इंसाफ दिलवाती हूँ। और वो फिर कह देती है कि वो अब जू को छोड़ेगी नहीं और यहाँ से चली जाती है। फिर सिस्टर अंदर आती है और वो शैन से पूछती है कि वो जेनी कहाँ चली गई।
मुझे उसे थैंक्स करने के लिए खाने की ट्रीट देना था। तब यहाँ पर शैन अपनी इंजेक्शन वगैरह निकाल कर जाने लगता है। तो ये कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर जेनी यहाँ से निकलते हुए जो को कॉल करके पूछ लेती है कि वो कहाँ पर है। तो कहता है कि मैं क्लब में हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। फिर जेनी की कार को जाता देख शैन भी यहाँ पर टैक्सी में बैठकर उसकी कार को फॉलो करने बोलता है। दूसरी तरफ यहाँ क्लब में जो के फ्रेंड्स बड़े खुश हो रहे होते हैं कि अरे वाह, जेनी तो तुझ में सच में इंटरेस्टेड है। तो कहता है कि मैंने बोला था ना, अब वो खुद मुझसे मिलने आ रही है। चलो अब तुम लोग बाहर जाओ, मेरे और उसके प्राइवेट टाइम को ख़राब मत करो। फिर ये सभी यहाँ से चले जाते हैं और जेनी जैसे यहाँ पर आती है तो जो कहता है कि देखा, मैंने बोला था ना कि मेरी सेक्रेटरी के साथ अभी कुछ नहीं चल रहा है, हमारा तो ब्रेकअप हो चुका है। जेनी उसे चिल्लाती है कि तुमने शैन को मारने के लिए अपने गुंडे भेजे थे ना। तो जो कहता है कि अच्छा, तो तुम उस बारबेक्यू बेचने वाले गरीब लड़के की साइड लेने के लिए यहाँ पर आई हो। जेनी रिकॉर्डर चालू करती है और अपने पर्स में रख लेती है और से कहती है कि तुम तो जो फैमिली के यंग मास्टर हो ना, तो तुम क्या इतने डरपोक हो कि अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो। तो जो कहता है कि हाँ, मैं नहीं भेजा था उन गुंडे को, लेकिन बस उसका पैर तोड़ने के लिए, क्योंकि आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वुमेन के ऊपर अपनी नज़र डालने की। तो नहीं, फिर उससे समझा देती है कि मैं कभी भी तुम में इंटरेस्टेड थी नहीं, ये तुम खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर करो और शैन को कंपेंसेशन भी दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर ये कहता है कि तुम आखिर पागल हो चुकी हो जो उसे भूल नहीं पा रही हो, कहीं तुमने उसके साथ नाइट तो नहीं स्पेंड कर ली। जेनी मान जाती है कि हाँ, कर ही तो क्या, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जेनी से कहता है कि तुम यही चाहती थी ना, और फिर वो उसे हैरेस करने की कोशिश करता है पर वो उसे थप्पड़ लगाती है। और तभी यहाँ टाइम पर शैन आ जाता है और वो जो को पंच मार के उसे दूर करता है। जेनी फिर जल्दी से जो के मुंह पर स्प्रे भी मार देती है और फिर वो शैन को देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या पागल हो चुके हो जो हॉस्पिटल से यहाँ पर आ गए। तो वो कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, और वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गया, नहीं तो तुम क्या करने जा रही थी, तुम ऐसे मेरा इंसाफ लेने आई थी, तुम खुद यहाँ फंस चुकी थी, तो क्या ये वर्थ इट था। जेनी कहती है कि मेरी वजह से इसने तुम्हें चोट पहुँचाया, तो मैं यहाँ पर इस वजह से आई हूँ। शेन कहता है कि मैंने पहले ही बोला ना कि इस सब में मेरी गलती है, और वैसे भी तुम तो अपनी इस बिज़नेस मैरिज के बीच में मुझे बस टूल की तरह यूज़ कर रही थी, तो तुम्हें आखिर क्या फ़र्क पड़ता है मैं जीऊँ या मर जाऊँ। तो जेनी उससे पूछती है कि किसने कहा कि तुम एक टूल हो। तो फिर वो कहता है कि फिर हम क्या है। जेनी फिर जल्दी से उसे रिकॉर्डर दिखाती है और बताती है कि उसके पास पहले से बैकअप प्लान था और वो इसके लिए आई थी। वो उसे कहती है कि तुम अगर अभी यहाँ नहीं भी आते ना, तो भी मैं सब कुछ हैंडल कर लेती। और फिर वो शेन को समझाती है कि अभी इतनी चीज़ काफ़ी नहीं होगी, मुझे और एविडेंस की ज़रूरत है। तो वो उसे अपने नेक पे किस करने बोलती है और फिर वो शेन को भी अपने घर ले जाती है और अपने मॉम डैड को रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसमें जो सब खुद अपने मुंह से मान रहा होता है कि उसने शेन को कैसे चोट पहुँचाने के लिए अपने गुंडे भेजा था और फिर कैसे जेनी को भी परेशान करने की कोशिश किया। तो फिर ये सब रिकॉर्डिंग सुनाकर वो जो के डैड से पूछती है कि अंकल जो, अब आप क्या बोलेंगे। आपके बेटे ने मेरे फ्रेंड को मारने के लिए अपने गुंडे भेजा, और फिर जब मैं उसे लड़ने गई तो उसने मुझे भी हैरेस करने की कोशिश किया। तो जो के डैड कहते हैं कि सिर्फ ये रिकॉर्डिंग से ये प्रूव नहीं हो जाता है कि उसने तुम्हें भी परेशान किया है, क्योंकि मेरा बेटा अभी सर में चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में। तो जेनी फिर तुरंत ही रोने का नाटक करते हुए अपने नेक का निशान दिखाने लगती है और कहती है कि देख लो, वो तो अच्छा हुआ मैंने उसे मार के उसे बेहोश कर दी, नहीं तो फिर क्या होता मैं भी नहीं जानती। फिर मॉम डैड जो के डैड को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने आखिर हमें क्या समझा हुआ है जो तुम लोग हमारी बेटी को बुली करोगे और हम लोग सह के लेंगे। जेनी भी कह देती है कि अंकल अब आप ही सोच लो आप क्या करने वाले, नहीं तो फिर मैं इस रिकॉर्डिंग को पुलिस को दे दूँगी। तो जो के डैड तुरंत ही मान जाते हैं कि वो जो उनकी कंपनी के साथ बिजनेस डील कर रहे थे उसमें डबल डिस्काउंट देंगे। तो भी मॉम डैड नहीं मान रहे होते हैं और उन्हें चिल्लाने लगते हैं कि तुमने हमें क्या समझा हुआ है, हाँ मैं ऐसे नहीं मानने वाले। तो जेनिफर उनसे कह रही होती है कि अरे अंकल जो इतने ज़्यादा सिंसियर है तो क्यों ना आप लोग मान जाओ और इन्हें माफ़ कर दो। और फिर वो कह देती है कि अंकल वैसे सिर्फ डिस्काउंट से काम नहीं चलेगा, मेरे फ्रेंड को भी इतनी चोट लगी है तो आपको इसे भी तो कंपेंसेट करना चाहिए ना। तो फिर यहाँ पर जो के डैड शैन को भी कुछ पैसे देने का ऑफ़र करते हैं, तो शैन भी वो कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो कहते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ अपने बेटे को हॉस्पिटल में सबक सिखाने के लिए। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर जेनी अपने मॉम डैड से कहती है कि मॉम डैड मैं शैन को हॉस्पिटल छोड़कर आ जाती हूँ। तो डैड कहते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइवर से कह दूँगा, ड्राइवर इसे छोड़ देगा। मॉम भी कहती है कि हाँ आखिर इसने तुम्हें बचाया है तो हम लोग कोई इसे मिसट्रीट नहीं करेंगे। तो फिर शेन कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपना ख्याल रखो, मैं अपना हॉस्पिटल चले जाऊँगा। और फिर लोग जेनी को लेकर चले जाते हैं और ड्राइवर शेन को छोड़ने जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सिस्टम जेनी को कह रहा होता है कि उसे शेन की इतनी भी ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें उसकी लाइफ में हो रही है वो तो उसकी आगे की सक्सेस के लिए ज़रूरी है ताकि वो ऊंचाइयों तक पहुँचे। जेनी कहती है कि वो तो मुझे पता है कि वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन अभी जो वो अपनी लाइफ में इतनी सारी मुश्किलें एक्सपीरियंस कर रहा है वो सब तो मेरी वजह से है ना।
इसलिए मैं कुछ भी ना करते हुए ऐसे बैठे तो नहीं रह सकती हूँ। तो फिर सिस्टम कहने लगता है कि तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम्हें तो शेन से प्यार हो गया। दूसरी तरफ शेन की सिस्टर हॉस्पिटल में उसका ख्याल रख रही होती है और उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम जेनी के लिए फीलिंग्स रखते हो, लेकिन तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जेनी में और हमारे में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो शेन कहता है कि सिस्टर आप ज़्यादा ही सोच रही हो, मुझे इतनी सेल्फ अवेयरनेस है। उसने जो मुझे 5 लाख दी थी, अब मैं उसके 2.5 लाख उसे रिटर्न कर दूंगा और उसे दोबारा कभी कांटेक्ट भी नहीं करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी अपना स्टडी कर रही होती है और वो सोचती है कि ये कितनी अजीब बात है, 3 दिन हो गए पर उसने मुझे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। वो डर जाती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं किया है। अभी इतने यहाँ पर जेनी के रूम में उसकी मॉम आई होती है उसके लिए फ्रूट्स लेकर, और वो बताने लगती है कि तुम्हारी वो फ्रेंड ने ये कार्ड भेजा है और उसने मैसेज पहुँचाया है, ये जो तुमने पैसे दी थी वो तुम्हें रिटर्न कर रहा है, तो अब तुम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। तो जेनी मुझे तो लगता है कि वो लड़का तो सच में अच्छा है, उसके अंदर बैकबोन है, तो अब तुम्हें भी अपने लिमिट्स पता होने चाहिए। इतना तो हमसे गलती हो गई है कि हमने जो को गलत समझे और उसे तुम्हारे साथ सेट करे, वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। पर ये भी नहीं है कि एक स्ट्रीट स्टॉल वाला लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने लायक है। तो जेनी सोच रही होती है कि मॉम अगर आपको पता होता कि आप जिसके बारे में बात कर रही है वो आपका खुद का बेटा है तो आप ऐसा नहीं बोलती। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही कि नहीं। जेनी कहती है कि मॉम मैं समझ गई, आप फिक्र मत करो, हम लोग बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं और मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो मॉम खुश होकर जाती है और फिर यहाँ जेनी को गुस्सा आ रहा होता है कि उसने मुझे मेरे 2.5 लाख रिटर्न कर दिए और मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो मुझे अपनी लाइफ से दूर करना चाहता है। जेनी फिर शैन को कॉल लगा रही होती है पर उसका फ़ोन लग नहीं रहा होता है क्योंकि उसने उसे ब्लॉक कर चुका होता है। जेनी फिर सिस्टम से कहती है कि तुम तो मुझसे कह रहे थे कि शैन को मुझसे प्यार हो गया है, तो यही प्यार हुआ है। तो सिस्टम उसे कहता है कि होस्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, उसने आपके पैसे इसलिए आपको रिटर्न कर दिए क्योंकि वो आपके इक्वल फुटिंग पर आना चाहता है, और यही सबसे तो पता लग रहा है कि वो आपके लिए कितनी फीलिंग्स रखता है। जेनी कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग इक्वल हो या ना इक्वल हो, मेन तो ये है ना कि हमारे बीच में कोई इंटरेक्शंस तो होनी चाहिए। अब तो वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे मैं कोई बीमारी हूँ, तो ऐसे में मैं प्रेग्नेंट कैसे होंगी। वो फिर रोते हुए कहने लगती है कि लगता है मैं ज़िंदा नहीं बचने वाली हूँ। जेनी फिर कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा। वो पूछती है कि क्या वो अभी भी हॉस्पिटल में, तो सिस्टम उसे बता देता है कि वो कहाँ पर गया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर बाइक रेसिंग हो रही होती है, शैन वहीं पर किसी की बाइक रिपेयर करने गया होता है और यहाँ पर सारी लड़कियाँ उसे देख रही होती है और कह रही होती है कि वो कितना हैंडसम है। तभी यहाँ पर ये सारी लड़कियाँ यहाँ भी उसके पीछे, और एक ब्यूटीफुल लड़की तो उसके पास आ भी रही है। तो फिर शैन देखता है कि वो कोई और नहीं जेनी है। वो उसे यहाँ चिल्लाने लगती है, ये कार्ड फेंक कर उसे कहती है कि तुम मेरे पैसे मुझे रिटर्न कर रहे थे। तो ये कहता है कि आखिर वो मेरा तुम पर उधार था तो मैं बस उसे पूरा कर रहा हूँ, हम गरीब है लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। तो जेनी उसे कहती है कि तुमने वो ऑलरेडी अपनी बॉडी से रीपे कर चुके हो। तब यहाँ पर सारी भीड़ लगी होती है और सभी इनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो शैन फिर जेनी को साइड में लेके जाता है बात करने के लिए और उसे कहता है कि उसने जो उससे पैसे लिया था वो उसे नहीं लेने चाहिए थे, इसलिए अब उसने हिसाब बराबर कर लिए। तो जेनी कहती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं फ्री में ये सब कर रहा है ना, तो चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। तो मना करता है कि मुझे अब कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि तुम मुझे अनग्रेटफुली समझ लो, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए गेम होगा लेकिन मेरे लिए नहीं है, तुम तो कभी मुझे छोड़ के चली जाओगी लेकिन मैं नहीं जा सकता। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। तो जेनी फिर सिस्टम से कहती है कि इसका क्या मतलब था। तो सिस्टम उसे समझा रहा होता है कि उसके कहने का मतलब है कि वो तुम्हें लाइक करता है और अगर तुम्हारा और उसका रिलेशनशिप आगे बढ़ा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और तुम उसे छोड़ के भी जाने को करोगी तो वो नहीं जा पाएगा। तो जेनी कहती है कि फिर क्या आप मुझे उसे रिलेशनशिप के लिए हाँ बोलना होगा, तभी मैं उसके क्लोज जा पाऊँगी, मुझे बस प्रेग्नेंट होना है और अपनी जान बचाना है। तो सिस्टम पूछता है कि तुम भी तो उनको पसंद करती हो ना। तो जेनी चिल्लाती है कि मुझे बस अपनी जान की पड़ी है, मुझे तो बस यही फिक्र हो रही है कि जब मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी तो मेरा आखिर क्या होगा, मैं अपनी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तभी जेनी फिर देख रही होती है कि एक लड़की यहाँ पर आकर शैन से उसका नंबर मांग रही होती है। तो जेनी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि ये कितना फेमस है। तभी सिस्टम कहता है कि क्या हुआ, तुम तो कह रही थी कि तुम उसे लाइक नहीं करती, फिर जेलस क्यों हो रही हो। जेनी फिर तुरंत ही जाकर उस लड़की का हाथ शैन के ऊपर से हटाती है और उसे चिल्लाने लगती है। तो वो लड़की कहती है कि तुम आखिर कौन हो। तो जेनी बताती है कि ये मेरा पर्सन है और वो शैन से पूछती है कि मैं सही कह रही हूँ ना। तो शैन भी हाँ बोलता है। फिर वो लड़की गुस्सा होकर चली जाती है और शैन इस बारे में जेनी से कहता है कि इसका क्या मतलब है। वो कहती है कि कोई मतलब नहीं है, मैं बस ऐसी डोमिनेटिंग हूँ, अगर मेरा कोई डॉग भी होता है ना तो मैं उसे किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं अपना पैसा कमाने जा रहा हूँ, मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है। तभी जेनी को फिर अपने मरने का ही सीन याद आ रहा होता है।
तो वो फिर तुरंत ही शेन को आवाज़ देती है और कहती है कि तुमने कहा कि तुम एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, तो एक प्रॉपर रिलेशनशिप तो चाहते होगे ना। ये सुनकर वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जेनी कहती है कि क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे। शेन कहता है कि क्या तुम श्योर हो। तो जेनी फिर आकर उसे कहने लगती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। मैं तुम्हें कोई गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं रही हूँ। तो फिर ये सुनते ही शैन उसे किस कहने लगता है और फिर ये सब देखकर ये सारी लड़कियाँ खुश हो रही होती है। फिर जेनी कहती है कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो कहता है कि नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी फ़िक्र होगी। तो कहती है कि मैंने बोल दी हूँ कि आज मैं अपने रूममेट के घर पे रुकूंगी और तुम फिक्र मत करो, मेरी रूममेट कवर अप कर लेगी। तो शेन कह रहा होता है कि लेकिन मुझे काम भी है। जेनी कहती है कि काम को छोड़ो, मैं तुम्हें डबल पेमेंट कर दूंगी। तो कहता है कि ये भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे कहती है कि तुम अपनी बॉयफ्रेंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे कि नहीं। तो फिर वो मान जाता है और फिर दोनों साथ घर आके नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन जेनी के लिए ब्रेकफास्ट बना के लेकर आता है। तो जेनी फिर उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खा के एंजॉय करी होती है। तभी शेन उसके लिए ड्रेस लेकर आता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे स्टाइल के हिसाब से खरीदूँ। जेनी कहती है कि इसे देखकर लगता है बहुत महंगा होगा, तुमने आखिर पैसे क्यों वेस्ट करे। तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम्हारे लिए मैं इतना नहीं कर सकता। जेनी फिर भी उसे मना करती है कि उसे अपने पैसे ऐसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, वो अपनी चीज़ों में लगा सकता है। तो भी शेन कह रहा होता है कि अब हम दोनों डेट कर रहे हैं ना, और हाँ तुम भी ऐसे लड़कों के ऊपर पैसे नहीं खर्च कर सकती हो, तो अब तुम भी मेरे ऊपर मत करना और किसी और के ऊपर भी नहीं। तो जेनी मान जाती है कि अच्छा ठीक है। फिर शेन उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। तो जेनी पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ अंदर नहीं चलोगे। तो कहता है कि नहीं, अभी मुझे काम करने जाना है। फिर जेनी बता रही होती है कि उसने अब हॉस्टल में रुकने के लिए अप्लाई करी है, लेकिन हॉस्टल में रुकना इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो कहता है कि ठीक है, फिर मैं रात में तुम्हें पिक करने आऊँगा। जेनी कहती है कि जाने से पहले मुझे किस नहीं करोगे। तो फिर दोनों किस करने जा रहे होते हैं, पर इतने में जेनी की फ्रेंड आई होती है। तो वो जल्दी से जाकर उसे मिलकर उसे हक कर रही होती है और शेन ये सब देखते हुए अपनी सिस्टर की कही हुई बात याद कर रहे होते हैं कि उसके और जेनी के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है, इसलिए उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। शेन इस बारे में सोचते हुए अपसेट होकर चला जाता है और फिर जेनी की फ्रेंड शेन को यहाँ से जाते हुए देख लेती है और वो पूछती है कि वैसे वो बंदा कौन था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कल रात उसी के साथ थी और तुमने मुझे उसके लिए कवर अप करने बोली थी। तो फिर जेनी बता देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर उसकी फ्रेंड पूछती है कि अरे क्लियरली बताओगी भी तो कि वो क्या करता है। तो जेनी बता देती है कि वो कार मैकेनिक है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि फिर तो लगता है वो हैंडसम है और उसकी बॉडी अच्छी है, तभी तो तुम उसे डेट करी होगी ना। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी पेरेंट्स तो तुम्हारी बिजनेस मैरिज का सोच रहे थे ना, तो उन्हें पता लग गया तो वो गुस्सा नहीं होंगे। जेनी कहती है कि इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कवर अप करो, बस 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए इस बात को सीक्रेट रखना। और वो मन में सोचती है कि 3 महीने बाद वैसे भी शेन की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, तो फिर मॉम डैड फिर उसके बारे में जानने के बाद थोड़ी ना गुस्सा होंगे। दूसरी तरफ शेन अपनी सिस्टर को कॉल करता है और उसे कहता है कि आपने अभी तक मेरी वो हाई स्कूल वाली टेक्स्ट बुक्स रखी होंगी ना, तो आप मुझे उन्हें सेंड कर दो। तो वो कहती है कि क्या तुम वापस से स्टडी करने का सोच रहे हो। शेन हाँ कहता है। तो उसकी सिस्टर खुश हो जाती है और कहती है कि कैसे पहले तुमने फैमिली को संभालने के लिए अपना स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे, लेकिन अच्छी बात है कि अब तुम अपनी स्टडी का भी सोच रहे हो। फिर वो जैसे ही कॉल कट करता है तो यहाँ पर उसका फ्रेंड आया होता है और वो काफ़ी शौक होता है कि तू कितने दिन बाद आए। बॉस तो ऐसे ही बहुत गुस्सा हो रहे थे कि अगर तू आया नहीं ना तो फिर वो तुझे काम से निकाल देंगे। तो शेन कहता है कि वैसे भी मैं जॉब से क्विट करने वाला हूँ और मैं अपनी स्टॉल भी तुझे ही देने वाला था। तो ये कहता है कि आखिर क्या हुआ है, कहीं तू वापस से अपने होम टाउन तो नहीं जाने का सोच रहा। तो शेन फिर उससे अपने फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करता है कि वो कैसे अच्छी स्टडी करके एक अच्छी जॉब के लिए सोच रहा है। तो फिर उसका फ्रेंड भी उसके लिए खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि शेन एक घर खरीदने जाता है। फिर जेनी की जब कॉलेज से छुट्टी हो जाती है तो वो उसे मैसेज कर रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, मेरी छुट्टी हो गई। तो कहता है कि सामने देखो। तो फिर जेनी उसके पास आती है और फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारी बाइक कहाँ पर है, क्या अब हम टैक्सी से चलेंगे। तो कहता है कि वॉक करके। और फिर वो उसे अपने न्यू घर पे ले आता है और बताता है कि उसने एक घर खरीद लिया। तो कहती है कि तुमने ये क्यों खरीदे। तो बताता है कि पिछला वाला जो घर था वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी से बहुत दूर था इसलिए। तो जेनी कहती है कि लेकिन ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना, तुम्हें ऐसे अपने पैसे मेरी वजह से नहीं खर्च करने चाहिए। तुम्हें आखिर अब अपना सारा खर्चा भरने के लिए कितनी जॉब्स करनी पड़ेगी। तो ये कहता है कि क्या मैं तुम्हारी नज़र में इतना यूज़लेस हूँ। शैनी कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं है। तो फिर शैन उसे समझाता है कि फिर तुम मेरी फिक्र मत करो, मैंने कुछ प्लान कर रखा हूँ और अब तुम यहाँ मेरे फर्नीचर देखो कि तुम्हें पसंद आए कि नहीं, तब तक मैं कुछ खाना बनाता हूँ। फिर जेनिया टेबल पर रखी बुक्स को देखकर शौक होती है कि ये तो हाई स्कूल वाली टेक्स्ट बुक्स लग रही है। तो सिस्टम बताता है कि शैन अपनी हाई स्कूल की स्टडीज़ कंप्लीट करने का सोच रहा है।
तुम्हें पता है वो अपनी स्कूल टाइम में ड्रॉप आउट हो गया था, लेकिन अब उसने वापस अपनी स्टडी कंटिन्यू करने का सोच लिया। ये सब तुम्हारी वजह से, नहीं तो फिर उसे तो काफ़ी टाइम लगता जब तक वो अपना काम करता और फिर आगे तक पहुंचता। तो जेनी कहती है कि सच में मैंने तो इस बारे में सोची भी नहीं थी कि वो मेरे लिए इतना ज़्यादा सीरियस होगा। तो सिस्टम कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, वो जितना ही ज़्यादा सीरियस है उतना ही जल्दी तुम लोग का रिलेशनशिप और आगे बढ़ेगा और तुम फिर प्रेग्नेंट हो जाओगी। जेनी कहती है कि लेकिन जब उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज होगी तो उसे सब पता लग जाएगा कि मैंने उसे क्यों अप्रोच करी थी। फिर तो उसे फील नहीं होगा कि मैंने उसे फूल बनाई हूँ, और जितना ही उसकी फीलिंग्स मेरे लिए बढ़ जाएगी उतना ही ज़्यादा उसे लगेगा कि मैंने उसे उतना बड़ा धोखा दिया। इसके बाद फिर सीक्रेटली मुझे उसके बेबी को उस दुनिया में भी लाना होगा। अपनी बीमारी से मैं बच भी गई तो क्या हो गया, वो मुझे छोड़ेगा थोड़ी ना। फिर यहाँ पर शैन उसके लिए कुछ खाना लेकर आता है और उसे पूछता है कि मैं वापस अपनी स्टडी कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ, कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने का। तो क्या मैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट करूँ? चैनी कहती कि बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी सिस्टर ने बताई थी कि तुम स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे नंबर से पास होगे और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे। फिर वो उसे समझा रही होती है कि अब तुम्हें अपनी वो सारी जॉब्स कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस मैं हैंडल कर लूँगी। वो कुछ बोलने को करता है तो जेनी कहती है कि तुम मना नहीं कर सकते, मुझे तुम अपनी एंजल इन्वेस्टर बनने दे दो। तो कहता है कि अभी के लिए तो ज़रूरी नहीं है। फिर वो उसे दिखाने लगता है कि जो उसे कंपनसेशन में पैसे मिले थे वो उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए और अभी भी 1 लाख बचा है। वो कहता है कि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ गई तब दे देना। तो ये कहती है कि तुमने आखिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का कैसे सोची? तो फिर वो बताता है कि ये उसने बहुत पहले सोचा था, जब उसकी सिस्टर को पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन तब वो रिस्क नहीं ले सकता था। तो जेनी फिर सोचती रह जाती है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा होने के बाद भी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और इतना काइंड बना है और उसके अंदर कोई बैड हैबिट्स भी नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम एक रिच फैमिली के होते तो कितनी ज़्यादा अच्छे से लाइफ जी रहे होते और काफ़ी आगे पहुंच गए होते। तो कहता है कि मैंने भी इस बारे में पहले सोचा था कि मेरी बचपन की लाइफ थोड़ी अनफेयर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे पास तुम हो। तो ये सुनते के साथ ही वो टॉपिक चेंज करने लगती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है, और फिर वो उसे और कुछ खाना बनाने के लिए भेज देती है। और फिर यहाँ पर बहुत अपसेट हो रही होती है कि मुझे अब बहुत गिल्टी महसूस हो रहा है कि आखिर मैं जियांग फैमिली की डॉटर क्यों बन गई, फेक डॉटर बन के मैं ही फंस गई हूँ। तो सिस्टम कहता है कि लेकिन तुम अभी भी तो जियांग फैमिली की डॉटर ही हो। शैनी चिल्लाती है कि तुम चुप बैठ जाओ। फिर यहाँ पर शैनी उसके लिए खाना लेकर आता है, दोनों साथ में डिनर कर लेते हैं। तो जेनी कहती है कि मैं बर्तन धो देती हूँ, तो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं जाकर धो लूँगा, तुम आराम से रेस्ट करो। तो जेनी फिर सिस्टम से कह रही होती है कि जब आगे चल के उसे पता लगेगा कि उसने मुझे फालतू में इतना सर्व किया और जियांग फैमिली का असली बेटा तो है, तो उसे मुझ पर और गुस्सा आएगी ना, और वो मुझसे कितना हेट करेगा। तो सिस्टम उसे समझा रहा होता है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो और शांति से वो जो तुम्हारी केयर कर रहा है उसे आराम से लेती रहो। तो जेनी कहती है कि हाँ, बात तो सही है, क्योंकि अभी मैं जियांग फैमिली की डॉटर हूँ और मैं इतनी ब्यूटीफुल यंग हूँ, तो उसे तो मैं बहुत पसंद होंगी, तो मुझे सर्व करके उसे तो खुशी मिल रही होगी। तो सिस्टम कहता है कि तो क्या, वैसे भी तुमने कौन सा कभी हाउस वर्क करी हो, तो अगर करोगी ना तो सब खराब कर दोगी। तो जेनी चिल्लाती है कि अच्छा, तो तुम बस मेरा मजाक बना रहे हो। वो उसे चुप बैठने बोलती है। फिर इसके बाद शैन उसे रूम दिखाने के लिए लेकर आता है और कहता है कि उसने सब उसके लिए न्यू बेडशीट डाला हुआ है। फिर वो कहता है कि तुम मेरा वेट करो, मैं शावर लेके आता हूँ। फिर जेनी को यहाँ पर उसकी मॉम कॉल करी होती है, तो वो कहती है कि अभी मेरी रूममेट ड्रेस चेंज कर रही है, इसलिए मैं इस वक्त वीडियो कॉल नहीं उठा सकती। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, फिर हम लोग कल बात करते हैं। और फिर शैन शावर लेकर जब वापस आ जाता है तो दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जेनी की जब कॉलेज से छुट्टी होती है तो उसे शैन की कॉल आती है और वो कह रहा होता है कि वो आज उसे पिक करने के लिए बाहर ही खड़ा रहेगा और अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो स्कूल में इतनी पॉपुलर है तो कोई उसका मजाक उड़ाएगा। जेनी कहती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें इतने हैंडसम हो तो मुझे तो इतनी खुशी मिलेगी सभी को बताते हुए कि ये मेरा हैंडसम बॉयफ्रेंड है। जेन कह रहा होता है कि नहीं, मेरे हिसाब से तुम्हें एक हैंडसम और रिच बॉयफ्रेंड मिलना चाहिए, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा, इसलिए तुम बस मुझे थोड़ा टाइम दो। तभी इतने में यहाँ पर एक लड़का आकर जेनी को प्रपोज कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो जेनी उसे कहने लगती है कि तुम कौन हो। तो फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि ये तो वही जैंग फैमिली का बेटा लग रहा है ना। तो ये कह रहा होता है कि हाँ, देखो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो तुम्हें बहुत फ़ायदा है। जेनी उसे मना कर रही होती है कि देखो मेरे पास पहले से बॉयफ्रेंड है तो मुझे परेशान मत करो। तो भी वो यकीन नहीं कर रहा होता और कहता है कि तुम बस झूठ बोल रही हो ना मुझे रिजेक्ट करने के लिए। तभी कॉल पर शैनी सब सुन रहा होता है और फिर वो जल्दी से यहाँ पर जेनी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुँच जाता है और उसे बताता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो अभी वो लड़का मान नहीं रहा होता है और कहने लगता है कि जेनी, तुमने इतना गरीब लड़का ढूंढी हुई हो। तो जेनी फिर उसे समझाने लगती है कि जो ये मुझे दे सकता है ना वो तुम नहीं दे सकते, और हाँ, ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है
और तुम जैसे बंदे तो इसके काफ़ी नीचे होंगे। फिर वो लड़का तो यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और जेनी फिर अपनी फ्रेंड से शेन को मिलवाने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो जेनी की फ्रेंड काफ़ी खुश होती है, ये तो बहुत हैंडसम है। फिर वो उन लोग को अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर चली जाती है। फिर जेनी शेन से पूछती है कि तुम वैसे अंदर कैसे आ गए। तो कहता है कि वो आखिर तुम्हें परेशान कर रहा था और अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम एम्बेरस हो जाती। जेनी कहती है कि चलो तुम में थोड़ी समझ है। शेन पूछता है कि वैसे क्या मैं सच में फ्यूचर में बहुत ही अमेजिंग होने वाला हूँ। तो जेनी कहती है कि तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि फिर मुझे तुम पसंद क्यों है। तो फिर वो तुरंत ही उसे हक करता है और वो ये सोच रहा होता है कि वो जेनी के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा और वो दोनों हमेशा साथ होंगे। फिर इसके बाद जेनी घर गई होती है और वो घर का खाना खाकर खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि फाइनली मैं मॉम का बना हुआ खाना खाकर बहुत खुश हूँ, नहीं तो कैंटीन का खाना खाकर तो मैं बोरी हो गई थी। तो मॉम कहती है कि अच्छा तुम कैंटीन में सिर्फ 2 ही दिन खाती हो और बोर हो गई। तो जेनी को शौक लगता है कि इन्हें ऑलरेडी सब पता लग गया। वो समझ जाती है कि वो जो लड़का उस दिन उसे प्रपोज करने आया था जैन, उसने ही सब बताया होगा। जेनी की मॉम कहती है कि तुमने मुझे बोली थी कि वो बस तुम्हारा नॉर्मल फ्रेंड है और तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए। तो बताओ आखिर तुम उसके साथ उसके घर पे रहने के लिए कैसे चली गई। और फिर डैड भी यहाँ पर जेनी को डांट रहे होते हैं कि उसको आखिर अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना ही था तो एक बराबर स्टेटस वाला कोई ढूंढती, उसने कार मैकेनिक को ढूंढी है। तो जेनी कह रही होती है कि आप लोग तो उससे मिले हैं ना, वो कितना ज़्यादा अच्छा है। तो फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि अभी तुम्हें उससे मिलकर कितना ही दिन हुए जो उसकी इतनी साइड ले रही हो, क्या पता वो बस तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हें ट्रैप में फंसा रहा था। जेनी सोचती है कि इन्हें अभी पता ही नहीं है कि ये उनका बेटा है, नहीं तो वो लोग ऐसा नहीं बोलते। फिर यहाँ पे डैड कह देते हैं कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो, नहीं तो फिर मुझे ही कोई तरीके यूज़ करने पड़ेंगे और तुम फिर मुझे ब्लेम मत करना। तो जेनी कह रही होती है कि ठीक है मैं उससे ब्रेकअप कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं, आप बस मुझे 2 महीने का टाइम दे दो। 2 महीने के बाद मैं सच में उससे ब्रेकअप कर लूँगी और अगर अभी आप लोग मुझे रोकोगे ना तो फिर मैं उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लग जाऊँगी, तो इसमें फ़ायदा नहीं है। उन्हें समझाने लगती है कि आप लोग ऐसे गुस्सा मत हो, गुस्सा होना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। 20 साल से मैं आपकी बेटी बनकर रह रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। तो फिर वो दोनों कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या कुछ हुआ है जो तुम हमसे छुपा रही हो। जेनी कहती है कि आखिर मैं क्या ही छुपाऊंगी। वो कहती है कि वैसे मैं आजकल स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही हूँ, तो डैड क्या आप मुझे सिखाएंगे। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम कब स्टॉक में इंटरेस्टेड हो गई। तो जेनी बता रही होती है कि मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती हूँ, सिर्फ प्यार वगैरह में थोड़ी ना इंटरेस्टेड हूँ। तो डैड मान जाते हैं कि ठीक है। फिर जेनी आराम से खाना खाने लगती है और यहाँ पर उसकी मॉम इशारा कर रही होती है उसके डैड को कि तुम क्या कर रहे हो, हमने तो डिसाइड करे थे ना कि आज हम इसका ब्रेकअप करवा के रहेंगे। तो कहते हैं कि लेकिन उसने सही भी तो बोली है ना, अगर अभी हम उसे फोर्सफुली रोकेंगे तो ये मानेगी थोड़ी ना। तो फिर मॉम इशारों में कह रही होती है कि फिर क्या हम लोग इसे और उस कार मैकेनिक को साथ में डेट करने देंगे। तो डैड कह रहे होते हैं, कह रहे सिर्फ 2 महीने की बात है ना, फिर हम देखते हैं, देखना ये खुद ब्रेकअप कर लेगी अगर बोल रही है तो। फिर जेनी की मॉम से कह देती है कि तुम अब ज़्यादा हंसो मत, अब तुम नेक्स्ट वीक ही हॉस्टल में शिफ्ट हो जाना और हाँ मैं तुम्हें हर रात कॉल करूँगी, तो फिर तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। फिर नेक्स्ट डे जेनी शेन के मार्क्स देख रही होती है और खुश होने लगती है कि तुम तो फिर तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत अच्छा कर लोगे। तो कह रहा है कि मेरे सारे मार्क्स तो ठीक है, बस इंग्लिश में अच्छी नहीं है। तो फिर ये कहती है कि मैं हूँ ना, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मैं तुम्हें सिखा दूँगी। तो शेन कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब से तुम मेरी टीचर हो। जेनी कहती है कि लेकिन ऐसे फ्री में नहीं, तुम्हें मुझे एक गिफ्ट भी तो देना होगा ना। तो वो उसे एक ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा होता है। जेनी ये ब्रांड देखकर शॉक होती है कि ये इतना महंगा ब्रांड है, तुमने इतनी महंगी ज्वेलरी क्यों लाए, सब पैसे वेस्ट कर लोगे तो भूखे रह जाओगे। तो बताता है कि अरे मैंने अपने पैसे कमाया उसी से लेकर आया हूँ। तो जेनी कहती है कि कहीं तुमने कोई इलीगल काम तो नहीं करे हो। तो वो कहता है कि अभी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ये देखो तुम्हें ये नेकलेस पसंद है कि नहीं। जेनी कहती है कि बहुत अच्छा है, लेकिन पहले बताओ पैसे कैसे कमाए। तो फिर वो बताता है कि मैंने बताया था ना कि मैं स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर रहा था, तो बस उसी पे मैं लकी हो गया और मैंने 1 लाख कमा लिया। जेनी कहती है क्या सच में। तो कहता है कि हाँ, और वैसे तो मैं ज़्यादा महंगा गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन फिर कैपिटल के लिए मुझे रखना भी था। जेनी बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। फिर वो उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है मैंने भी अपने डैड से स्टॉक से रिलेटेड कुछ स्टडी करी हूँ और मुझे कुछ स्टॉक्स के बारे में पता चला है, तो तुम मुझे बताओ तुमने कौन से खरीदे हो। तो फिर वो उसे दिखाने लगता है कि उसने कौन सी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हैं। जेनी काफ़ी शौक होती है और फिर उसे बताती है कि उसके डैड ने भी यही वाले स्टॉक सजेस्ट करे थे। तो शेन कहता है कि फिर तो अंकल भी काफ़ी अच्छे हैं बिजनेस में। जेनी मनी मन बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है कि वो सच में कितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। फिर वो उसका फेस पकड़ के यही सोच रही होती है कि वो जियांग फैमिली का वारिस बनकर सब कुछ कितना अच्छे से हैंडल कर लेगा।
शेन कहता है कि अब तुम्हें मैंने बता दिया ना, तो अब मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। तो जेनी फिर उसे पहनने को तैयार होती है और शेन उसे पहना देता है। फिर वो उसे बताती है कि आज तो उसे रात में हॉस्टल रूम में जाना ही होगा, तो वो लोग अभी के बाद तो टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद शेन जेनी से इस बारे में पूछ रहा होता है कि तुमने बोली थी कि तुम अब से रोज़ हॉस्टल में रहोगी, ऐसा क्यों? तो फिर वो बता देती है कि मेरे पेरेंट्स को हम दोनों के बारे में पता लग गया है और वो चाहते हैं कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँ, लेकिन मैंने उन्हें अभी के लिए तो मना लिया, पर उन्होंने कहा है कि मुझे हर रोज़ हॉस्टल में रहना होगा और वो मुझे रोज़ वीडियो कॉल भी करेंगी, तो अब से हम लोग सिर्फ दिन में मिलेंगे। तो शेन कहता है कि यानी उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और तुम उनके खिलाफ जाकर मेरे पास आई हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही करता। फिर वो जेनी से पूछता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा और सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे अप्रूव करेंगे? जेनी कहती है कि वो तो ऑफ कोर्स है। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, फिर अब से मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ। फिर वो यहाँ से जेनी को कॉलेज छोड़ने जाने के लिए निकलता है। जैसे ये लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो यहाँ पर शेन की मॉम उससे पैसे मांगने आई होती है, जिसे देखकर जेनी पहचानती है कि उसकी मॉम यानी कि ये मेरी असली मॉम है। शेन कहता है कि आपको मेरा एड्रेस पता कैसे लग गया? तो वो कहती है कि तुम लोग कितने ज़्यादा चालाक हो जो कि मुझसे अपना एड्रेस छुपाना चाहते थे। तो वो कहता है कि आप यहाँ पर आए क्यों हैं? तो फिर उसकी मॉम बताने लगती है कि तुम्हारे डैड ने हमारे घर को भी जुए में गिरवी रख दी है और अब मेरे पास रहने की भी जगह नहीं है। तो शेन फिर जेनी को कह रहा होता है कि तुम जाओ अब। तो कहती है कि ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। फिर वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर मॉम फिर शेन से कह रही होती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना जो कि बहुत अमीर है, क्यों ना उससे तुम बहुत सारे पैसे ले लो। शेन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, तो फिर वो यहीं पर ही हंगामा करने लग जाती है कि वो उन्हें पैसे दे दे तो ही वो यहाँ से जाएंगी। शेन नहीं मान रहा होता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने का नाटक कर रही होती है और हम देखते हैं कि जेनी दूर से खड़े होकर इन लोग की सारी बातें सुन रही होती है। सिस्टम फिर जेनी से कह रहा होता है कि क्या तुम उसकी हेल्प करने नहीं जाओगी? जेनी कहती है कि वो नहीं चाहता कि मुझे उसकी फैमिली के बारे में पता चले, और वैसे भी बस 2 महीने की बात है, फिर वो अपनी असली फैमिली के पास चला जाएगा और अपनी इस नकली फैमिली से छुटकारा पाएगा। फिर नेक्स्ट डे जेनी की जब कॉलेज से छुट्टी होती है तो शेन उसे पिक करने आ रहा होता है। दोनों कॉल पे बात करते हैं और फिर जैसे यहाँ पर जेनी कॉल रखती है तो उसके पास शेन की मॉम उससे भी पैसे लेने आई होती है और वो उसे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे और शेन के रिलेशन के बारे में पता है, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस लड़की हो जो कि उसके साथ नाइट भी स्पेंड कर चुकी हो। सोचो इस बारे में कॉलेज में सभी को पता लग गया तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी, तो इसलिए मुझे चुपचाप से पैसे दे दो, मैं अपना मुंह बंद कर लूँगी। जेनी कहती है कि मैं नहीं दूंगी तो फिर वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं अभी शुरू हो जाऊँगी। जेनी कहती है कि आप सभी को बता दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहती है कि सच में तुम कितनी शेमलेस हो। जेनी कहती है कि लगता है फिर मुझे अब पुलिस को कॉल करना होगा क्योंकि आप मुझे यहाँ परेशान कर रही है। तो वो उससे माफ़ी मांगती है कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ पुलिस को मत कॉल करो। जेनी उनसे डील करने लगती है कि वो उन्हें 3 लाख देने को तैयार है, लेकिन ये पैसा लेने के बाद वो दोबारा शेन को कभी परेशान ना करे। तो कहती है कि ठीक है, मतलब मुझे पैसे दो। तभी इतने में यहाँ पर शेन पहुँच जाता है और वो जेनी के पैसे उसे रिटर्न करवाता है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा हंगामे करने लग जाती है और शेन कैसे कैसे उन्हें हैंडल करता है और लेकर जाता है। फिर इसके बाद जेनी घर पर आ जाती है और सिस्टम से इस बारे में बात करती है कि उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि शेन ने उसकी जगह इतनी ख़राब फैमिली झेला है, और जब एक दिन उसे पता लग जाएगा कि ये जेनी की फैमिली है तो वो उसे हेट करेगा। वो कहती है कि वो मुझे इतना अच्छे से ट्रीट कर रहा है, इसलिए मुझे भी बदले में उससे और अच्छा उसे ट्रीट करना होगा कि कम से कम फिर वो मुझे कम हेट करेगा। फिर वो डिसाइड करती है कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाती हूँ। फिर वो जब कुकिंग करने जाती है तो खाना जला ही देती है और फिर इतने में शेन घर पर आता है और वो जल्दी से किचन में आके सब हैंडल करता है। फिर वो उसका जला हुआ खाना खाकर की झूठी तारीफ़ करता है कि नहीं अच्छा बना है। फिर वो अपसेट हो रहा होता है कि आज उसकी वजह से जेनी की भी बेइज्जती हुई है। जेनी कहती है कि इसमें तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर शेन अपने डैड के बारे में भी उसे बता रहा होता है कैसे उसके डैड सिर्फ जुआ खेलते थे और बस ड्रंक होकर घर आया करते थे और उसकी सिस्टर से भी हेट करते थे और उन्हें मारने की कोशिश करते थे। तो शेन बस उन्हें प्रोटेक्ट करने में लगा था और बचपन से फिर वो काम करने लग गया, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही अशेम फील कर रहा होता है। तो जेनी उसे समझाने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हो और मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्यूचर में सक्सेस मिलने वाली है। तो फिर ये बता रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होकर ओपनली तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। फिर जेनी समझ जाती है कि वो उससे ब्रेकअप की बात करने वाला है, तो वो तुरंत ही वॉशरूम जाने का बहाना करती है। यहाँ पर सिस्टम फिर उसे कहता है कि तुम्हें पता लग गया ना कि वो तुमसे अलग होने की बात करने वाला है और तुम नहीं चाहती हो। जेनी फिर वापस आती है तो शेन उसे सच में कह भी देता है कि उन दोनों का ब्रेकअप होना ही बेहतर रहेगा क्योंकि उसके पेरेंट्स अच्छे नहीं है, क्योंकि वो एक रिच फैमिली की है और वो लोग उसके पीछे पड़े रहेंगे और ऐसे में फिर उसके पेरेंट्स भी कभी उन दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे। जेनी फिर जानबूझ के उसे ऐसी चीज़ें कहने लगती है कि वो बिल्कुल भी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती है और वो उसे ऐसे अपनी मर्ज़ी से ब्रेकअप नहीं कर सकता है। वो उसे नेक्स्ट महीने तक का टाइम ले रही होती है कि तब वो लोग ब्रेकअप कर लेंगे। तो फिर वो उसे पहले रोना शांत करवाता है और कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। जेनी उससे गुस्सा हो जाती है कि तुम इतनी ईजीली ब्रेकअप का बोल रहे थे।
तो फिर वो मान जाता है कि वो ऐसा नहीं करेगा दोबारा। फिर हम देखते हैं कि जेनी जब अपना दोबारा टेस्ट करती है तो उसे पता लग जाता है कि अब वो प्रेग्नेंट हो गई है। यहाँ पर फिर जब वो शैन के साथ खाना खा रही होती है तो उसे वॉमिटिंग होने लगती है, पर शैन को शक हो जाता है तो भी वो उसे नहीं बताती है। पर घर पे उसकी मॉम उसकी टेस्ट किट देख लेती है और उसे चिल्लाने लगती है। तो जेनी फिर उनसे कहती है कि मुझे आपको और डैड को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है। वो उन्हें उनकी और शैन की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखा देती है कि शैन असल में उनका सगा बेटा है, और वो बताती है कि मैं नहीं, मेरे मॉम डैड ने बचपन में मुझे और शैन को एक्सचेंज कर दिए थे। उन्हें हेट था कि उनकी एक बेटी हुई है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो मॉम फिर इस बारे में जेनी से पूछती है कि तुम्हें कब पता चला। तो जेनी बताती है कि 2 महीना पहले। तो फिर उसकी मॉम समझ जाती है कि यानी तुमने फिर ही शैन को डेट करने का डिसाइड करी। तो उसके डैड भी कहने लगते हैं कि माना तुम हमारी सगी बेटी नहीं हो तो क्या हो गया, हमने तुम्हें इतने सालों से पाले, ऐसे थोड़ी ना हम तुम्हें छोड़ देते, तुम हमेशा हमारी बेटी रहोगी। तो तुमने आखिर ये सब क्यों करी, तुम्हें हमसे डिस्कस करना चाहिए था। मॉम बताती है कि तुम तो हमारी फैमिली की लकी स्टार हो, जब से तुम हमारी फैमिली में आई थी हमारा काम इतना अच्छा चला था और तुम्हारे साथ हम लोग हमेशा इतना खुश रहे। मॉम कहती है कि सच में तुम कितनी बुद्ध हो, तुम्हें लगा था कि हमें जब पता चलेगा कि तुम हमारी असली बेटी नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, इसलिए तुमने शैन को डेट करके हमारी डॉटर इन लॉ बनने की कोशिश करी। तो डैड को भी शौक लगता है कि क्या जेनी प्रेग्नेंट हो गई है। फिर इतने में जेनी के नाक में से खून बह रहा होता है और फिर वो बेहोश हो जाती है। तो फिर ये लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और डॉक्टर फिर इन लोग को बताता है कि जेनी को ल्यूकेमिया की बीमारी हो गई है। ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं, पर डॉक्टर एक और गुड न्यूज़ बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए इस वजह से वो अब बच पाएगी। तो जेनी के मॉम डैड खुश हो जाते हैं कि यानी उसके बेबी आने से कम उसकी जान बच सकती है। जेनी को जब होश आता है तो वो अपने मॉम डैड से खुद ही ये चीज़ बोल देती है कि मुझे ल्यूकेमिया की बीमारी है ना, और मेरे बच्चे की वजह से मैं ठीक हो सकती हूँ। तो उसकी मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें ये सब भी पता है। फिर जेनी उनसे कह रही होती है कि आप प्लीज़ इस बारे में शैन को मत बताना, मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग उसे अपने घर में ले आओ और आप लोग पूरी फैमिली खुश रहो। उसके मॉम डैड उसे समझा रहे होते हैं कि अब तुम फिक्र मत करो, देखना हम सभी साथ में खुश होंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, तुम ठीक होके रहोगी। फिर इसके बाद शैन को वो लोग घर पे बुलाते हैं और अपनी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हुए बताते हैं कि वो लोग उसके असली मॉम डैड है। शैन को भी ये चीज़ शॉकिंग लगती है। शैन के मॉम डैड तो रोने लग जाते हैं कि इतने सालों से उसने बहुत सफ़र किया है। फिर हम देखते हैं कि शैन अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट हो जाता है और दूसरी तरफ जेनी ने अपने मॉम डैड से अपने लिए एक नया घर ले ली होती है जहाँ पर वो खुशी खुशी रह रही होती है, क्योंकि अब उसकी ल्यूकेमिया की बीमारी भी ठीक हो गई होती है। पर यहाँ पर शैन उसे ढूंढते हुए पहुँच जाता है और वो उसे मना लेता है कि वो उससे इतना प्यार करता है तो ऐसे थोड़ी ना उसे छोड़ेगा। और फिर शैन जेनी के साथ अपनी वेडिंग प्लान करता है और वो अपने मॉम डैड से कहता है कि पब्लिक में वो उनकी बेटे की आइडेंटिटी नहीं चाहता है, वो चाहता है कि वो बस उनका सन इन लॉ बन के रहे और वो लोग हमेशा जेनी को ही अपनी बेटी माने। वो जेनी की इमेज को ख़राब नहीं करना चाहता है और वो इसी में ही बहुत खुश है। तो मॉम डैड कहते हैं कि तुम श्योर हो ना, फिर उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। तो शैन तो खुशी खुशी मान जाता है और फिर फाइनली दोनों की ग्रैंड वेडिंग के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।